आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम डिस्कस करेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की काइनेटिक्स को। जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमारे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप है और जो हमारा डीप्रोटोनेशन है, जो प्रोटॉन ग्रुप प्रोटॉन पार्ट है, वो दोनों एक ही स्टेप में एलिमिनेट हो जा रहा है। इसलिए इसे हमें बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जब हम यूज़ करते हैं तो ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और ये इसका फास्टर रेट पे ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम क्या यूज़ करते हैं, वो रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसके ग्राफ पे नज़र डालिएगा, इस ग्राफ पे देखिएगा ये रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है। क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सबस्ट्रेट जो कि हमारा लिविंग ग्रुप है, यानी हैलाइड पार्ट ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफिलिक बेस, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ आप देख रहे हैं कि जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है, 2-ब्रोमोब्यूटेन में एक स्टेज पे जब जाने के बाद ये डी हैलोजिनेशन और डी ब्रोमोनेशन ये दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है और ये हमें दो प्रोडक्ट डायरेक्टली दे रहे हैं। 2-ब्यूटेन दे रहे हैं और एक 1-ब्यूटेन दे रहा है। जो 2-ब्यूटेन है ये इसको आपने पहले क्या देखा था, ये सेट प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर क्राउडेड है। और जो हमारा 1-ब्यूटेन है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस क्राउडेड है, लेस स्टेबल है और इसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आगे आप देखिएगा ये क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के क्या हमारा कांस्टेंट है, ब्रैकेट में सबस्ट्रेट जो कि Lg है, Lg लिविंग ग्रुप हो गया, वो क्या है, हैलाइड ग्रुप ऑफ द अल्काइल हैलाइड, और हमारा बेस आता है क्या, देखिएगा द ट्रांजिशन स्टेट है विच लीड्स टू द एल्कीन formation involves the partial breakdown of the carbon hydrogen and carbon bromine, where this bromine means Lg group living group bonds, and in the partial formation of the double bond, thereby attaining the structure similar to the alkene। मतलब ये कि इसमें क्या हो रहा है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हाई टेम्परेचर के साथ में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा प्रोटॉन रिमूव हो रहा है उस कार्बन आइटम से जो कि हैलाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसके नेक्स्ट में, वहाँ से जैसे ही ये हो रहा है तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहा है कार्बन से, वो इन्होंने कार्बन से प्रोटॉन शिफ्ट कर लिए, रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे कार्बन पे, वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है वहाँ पे बॉन्ड डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हाइड्रोजन ग्रुप क्या करेगा, अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेकर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। वो जब रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो कार्बन रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो क्या करेगा कि एक डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड वो बनाएगा तो दो तरह से डबल बॉन्ड बनेंगे, एक तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एसिड प्रोडक्ट होगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन सी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें सिमिलरली क्या है कि जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन देने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी वही होगा और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी भी उसकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देने की होगी। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 टर्सरी है, 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है अपना प्रोटॉन डोनेट करने की, इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, बहुत ज़्यादा है इसके पास प्रोटॉन, तो ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा। देन हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जैसे हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, ठीक है, इसमें 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड डिग्री है, 2 डिग्री ऑर्डर है। और जो हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसके पास और कम प्रोटॉन है, और भी कम प्रोटॉन है कार्बन से अटैच में नेक्स्ट में हाइड्रोजन ग्रुप से, तो इसलिए इसकी टेंडेंसी और कम हो जाती है अल्काइल हैलाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, अभी हम आगे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। सेल्सियस रूल को एक बार
अगर डेफिनेशन आपको आती है सेटजेफ रूल लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक, ऑफ एन अल्काइल हैलाइड कैन yield more than one alkene. The main alkene is the more substituted alkene. सिंपल सा रूल ये है कि अगर जो सिंपल रूल सेटजेफ ने ये कहा था कि यदि हमारा किसी अल्काइल हैलाइड से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो जो और हमें वो मोर देन वन अल्किन देगा ही देगा, तो हमारा जो मेन अल्किन होगा, जो प्रेफरेंशियल प्रोडक्ट होगा, वो अल्किन होगा जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या अल्किन होगा वो हमारा प्रेफरेंशियल मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जिसको हम सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, और एक हम बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो कि हमारा कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा, क्यों बन रहा है? क्योंकि व्हेन ए प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन विच हैज़ द फ्यूएस्ट कार्बन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वो प्रोटॉन उस कार्बन से रिमूव किया जाएगा, उस बीटा कार्बन से रिमूव किया जाएगा जिस कार्बन पे पहले से ही लेस हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल है 2-क्लोरोपेंटेन में, ठीक है। तो फर्स्ट बीटा कार्बन हैज़ 3 हाइड्रोजन एंड सेकंड वन हैज़ द 2 हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन विद द 2 बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिस कार्बन एटम पे हमारा 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है और एक कार्बन एटम पे हमारा 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, बट हम उस कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। जैसे ये 2-क्लोरोपेंटीन है, ये इसको अब हम बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन एटम से रिमूव कर रहा है, जो ये CH3 CH2, अब यहाँ पे देखिएगा CHCl है तो उसके बगल में CH2 है, तो यहाँ से इन्होंने रिमूव कर लिया, बीटा कार्बन एटम है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लिया, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन नहीं बोलता है। तो दो प्रोडक्ट हमें वो मिल रहे हैं, 2 पेंटीन जो कि हमें 67% है और एक 1 पेंटीन जो कि 33% है। अब ये आपने सोचा कि वहाँ तो हमने 20% देखा, यहाँ 80% देखा और यहाँ पर 33 और 67% देखा, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा है। अब ब्रोमीन के केस में हमें 20% ब्यूटेन मिला था, बट यहाँ पर हमें 1 पेंटेन जो मिल रहा है 33% मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंसेस। दोस्तों ये एग्जाम में कभी कभी आपका आ जाता है E1 वर्सेस E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंसेस लिखिए, ठीक है। तो E1 सिंपल सा है, आपने क्या क्या देखा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बाई मोलिकुलर रिएक्शन ऑर्डर विद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में जो क्या है, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, बट ये देखिएगा आप E2 एलिमिनेशन में हमने देखा कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। चौथा देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। मतलब 3 डिग्री टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड देन सेकेंडरी अल्काइल एंड देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसी तरह 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल होगा एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन उससे भी कम स्टेबल होगा। बट यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर E2 एलिमिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। यहाँ पर जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये डायरेक्टली एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। अब E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको पता है कि हमारे पास या तो बेस होना नहीं चाहिए था, ठीक है, या हमारे पास वीक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वहाँ पर हम पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, बट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो वही हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों एक लास्ट डिफरेंस ये है कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सिमिलैरिटी है, ये दोनों ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं,
ठीक है, चाहे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हो चाहे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो, ये दोनों ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक। बट जो हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें जो हमारा हैलोजन ग्रुप का रिमूवल है, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। whereas in E2 elimination reaction there is no such रिक्वायरमेंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। आगे लेक्चर में हम कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो।